सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान दुनिया के उन 11 बड़े ममालिक में शामिल है जिसके पास वसी अरीज और फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड है। तकरीबन 40% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मुंसलिक है। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम मौजूद है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट्स सालाना $8 अरब से तजावुज़ कर रही हैं। इन इम्पोर्ट्स में ज़्यादातर एडिबल ऑयल, कॉटन, वीट, चीनी, चाय और दालें शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल यही रही तो कुछ ही अरसे में हमारी एग्रीकल्चर इंपोर्ट पेट्रोलियम इंपोर्ट्स के बराबर आने का खतरा है। पाकिस्तान में गंदम, कपास, गन्ना और चावल की मंजूर शुदा इकसाम की प्रोडक्शन का पोटेंशियल मौजूद है। कॉटन की प्रोडक्शन का पोटेंशियल 40 मन फी एकड़ से जायद है, जबकि मौजूदा फी एकड़ एवरेज प्रोडक्शन 6.5 मन से भी कम है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल कपास की तकरीबन 5 मिलियन बेल्स इंपोर्ट की हैं। एक्सपोर्ट के मुताबिक अगर हमारी फ़ी एकड़ औसत पैदावार में सिर्फ 4 मन इजाफा हो जाए तो इंपोर्ट 0 हो सकती हैं। अगर काश्तकारों को जदीद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फराम की जाए और किसानों के पास मुनासिब माली वसाइल हों तो पर एकड़ प्रोडक्शन 4 मन एकड़ से भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। ये सिर्फ एक मेजर क्रॉप की बात हो रही है। इसी तरह बाकी क्रॉप्स भी हैं जिनमें पोटेंशियल मौजूद है, जिससे अगर पूरा फ़ायदा उठाया जाए तो पाकिस्तान सालाना अरबों डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज बचा सकता है। अभी भी पाकिस्तान में तकरीबन 20 मिलियन एकड़ काबिल काश्त रकबा गैर आबाद है, जिसे अगर एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान खित्ते में बड़ा एग्री एक्सपोर्टर बनने की सलाहियत रखता है। 12 और 13 फरवरी को कराची एक्सपो सेंटर में एग्री कनेक्शन 2025 कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो होने जा रही है, जो मुल्क की एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। एग्री कनेक्शन 2025 पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोलिशन और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की म्यूचुअल शेयरिंग से इस वक्त मुनक्किद की जा रही है, जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के पोटेंशियल को सही मायनों में इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी मदद फराहम कर सकती है। इस एग्जीबिशन में एग्री स्टार्टअप्स के दरमियान मुकाबला भी होगा, जिसके ज़रिए पाकिस्तान में एग्री बिजनेस और मॉडर्न फार्मिंग के नए आइडियाज़ निकल कर सामने आएंगे। कैसे पाकिस्तान इस वक्त एग्रीकल्चर में मज़ीद तरक्की कर सकता है और जदीद टेक्नोलॉजी को लाकर किस तरह से इस मॉडर्न फार्मिंग से पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। काजिम सईद साहब पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोलिशन के CEO हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इससे एग्री कनेक्शन 2025 के रूह रवा भी है। बहुत शुक्रिया काजिम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि बुनियादी आइडिया है कि हम टेक्नोलॉजी में इस वक्त ज़ाहिर बहुत पीछे हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं बल्कि ओवरऑल अगर हम तमाम सेक्टर्स की बात कर लें, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है और इस एग्री कनेक्शन 2025 के क्या मैक्सिमम फ़वाइद हो सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा इसमें शुरू में अपने गुफ्तगू में कि कितना पोटेंशियल है एग्रीकल्चर का। एक चीज़ जो जहन में रखनी चाहिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए ये निहायत अहम सेक्टर इसलिए भी है क्योंकि हमें इस सेक्टर से बरामदात करने के लिए इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करने का सिलसिला नहीं है जो और दीगर सेक्टर्स में दरपेश आता है। दूसरे, जितनी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा गुर्बत देही इलाकों में है, वहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर ये वेल्थ क्रिएट होती है तो वो उसके लिए भी एक बेहतर ऑप्शन है। अब जो समझने की बात है वो ये कि पाकिस्तान में 60s और 70s की दहाइयों में जो काम हुआ एग्रीकल्चर में वो दुनिया के लिए नज़ीर बना, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन अ वे पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर सुपर पावर है। जो टॉप 15-20 क्रॉप्स होंगी जिनमें टॉप 10 में पाकिस्तान आता है, और अभी हमने शुरू ही नहीं किया डेवलप करना ठीक तरह से 21वीं सदी के हुदूद पर। इसलिए अब वो निज़ाम जो उस वक्त के लिए मुनासिब था, उस वक्त की ज़रूरियात, पाकिस्तान खुद कफील नहीं था अपनी क्रॉप्स में, अपने रिक्वायरमेंट्स में, उसके लिए वो मुनासिब था। लेकिन आज इतना वक्त गुजरने के बाद भी वो निज़ाम राइज रखा गया, उसके तब्दील नहीं किया गया, उसकी वजह से हमें रुकावटें महसूस हुई हैं। और अब देखिए, अब जैसे हुकूमत ने अब ये गंदम लास्ट ईयर खरीदनी ख़त्म की, ये होना चाहिए था एक स्मूथ तरीके से, जिस तरह फार्मर्स के साथ इतना बड़ा झटका लगा वो मुनासिब नहीं था, लेकिन वो निज़ाम अपनी इफादियत ख़त्म करके बहुत खराबी की तरफ जा चुका था। इसलिए अब ये अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है कि बिल्कुल एक तंजीम नौ एग्रीकल्चर की हो और जो प्राइवेट सेक्टर की लीडरशिप के साथ सरमायाकारी लाई जाए और इसको आगे लेके जाया जाए, ये अब मुमकिन हो गया है। सो ये मेरी दरख्वास्त होगी कि इस तरह से एग्रीकल्चर को देखिए। द पोटेंशियल इज देयर, लेकिन बुनियादी जो फैसले हैं एक नए रास्ते की तरफ जाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और यही एग्री कनेक्शन जो हमारा पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोलिशन का एनुअल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो है, उसका मकसद यही है कि प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी जो काम कर रहा है, चाहे वो वेयर हाउसिंग में हो, चाहे वो सीड में हो, चाहे वो फार्म मैकेनाइजेशन की सर्विस कंपनीज में हो,
इन सारी चीज़ों, क्रॉप इंश्योरेंस में हो, इन सबको हम उनको दावत देते हैं कि आके शोकेस करें। बैनुल-अक़वामी एक्सपर्ट्स, खासतौर पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप की वसातत से हम लेके आ रहे हैं इसमें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए वगैरह वगैरह। तो ये हमारा मकसद है और ये 12-13 तारीख को वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग फार्मर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप कासिम साहब ये बताइएगा कि टेक्नोलॉजी इसमें आप लोग कौन कौन सी नई इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, या वो जो एक जदीद किस्म की फार्मिंग है उस तरफ अगर पाकिस्तान की इस एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जाना है और वो रिवायती तरीक़ों को पीछे छोड़ना है, तो उसमें किस हद तक ये कारआमद साबित हो सकती है? कौन कौन से नए आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि इसके बाद फिर कॉमन होते चले जाएंगे? जी, एक बहुत अहम नया आइडिया जो आपके सामने आना है इस कॉन्फ्रेंस में, वो ये है कि फार्म मशीनरी को, जदीद फार्म मशीनरी को किसानों तक पहुंचाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स किस तरह से काम कर सकते हैं। और आपको खुशी होगी सुन के कि हुकूमत सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो यूनिट है, जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जिसको सराहा गया है उसके काम के लिए, कि वो कॉर्पोरेट प्लेयर्स को लेके आता है और जहां जहां पे ज़रूरत है कॉर्पोरेट प्लेयर्स इन्वेस्ट करते हैं उन प्रोजेक्ट्स में, और जहां पे ज़रा सी कमी कोई प्रॉफिटेबिलिटी के हो वहां पे सपोर्ट गवर्नमेंट भी कर देती है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर फार्म मैकेनाइजेशन, इसका एक सेशन जो है बहुत एक्साइटिंग होने जा रहा है, जो मेरे ख्याल से एक नई अप्रोच है। दूसरे, किसानों के लिए हमें नए मौके पैदा करने हैं कि वो, जाहिर है उनको यील्ड बढ़ानी है तो सीड से होगा। वो सीड का एक बहुत अहम सेशन होगा ऑन द फर्स्ट डे, जिसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप के एक्सपर्ट्स प्रेजेंटेशन देंगे और फिर गवर्नमेंट की रेगुलेटरी साइड अथॉरिटी और जो प्राइवेट सेक्टर की सीड एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से उसके अंदर डिस्कशन होगा। और एक चीज़ जो फार्मर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बेहतर करने के लिए एक जो पॉसिबिलिटी है वो कार्बन क्रेडिट से फार्मर्स किस तरह से पाकिस्तान में मुनाफा और कमा सकते हैं, उस पर यूएनडीपी हमारे साथ पार्टनर कर रहा है और वो एक्सपर्ट को ला रहा है जो इस पे तकरीर करेंगे। टर्की से भी एक एक्सपर्ट आ रही हैं जो इस पे बात करेंगी। तो ये कुछ एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो इतने आमतौर पे आप एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंसेस में नहीं देखते। और जो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी इस वक्त कितनी अट्रैक्शन या उसकी कितनी दिलचस्पी इस एग्री सेक्टर को लेकर है? चूँकि ज़ाहिर अगर प्राइवेट सेक्टर अपना रोल नहीं प्ले करेगा या उनकी दिलचस्पी नहीं होगी तो किसी भी सेक्टर के लिए बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर का इस वक्त जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में खासतौर पर? सबसे मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अहम इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे किसानों तक बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन सीड और बेहतरीन वेयर हाउसिंग की जो जिसकी बुनियाद पे उनको कर्जे भी मिल सकते हैं, कोलैटरलाइज अगर उनकी क्रॉप हो जाए, इन चीज़ों के लिए सरमाए की ज़रूरत है। और आपके सामने ये बात सामने है आपके कि हुकूमत के पास वो उस तरह के सरमाया, उस तरह के ज़राए नहीं है। अब जिस सतह पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जिस स्केल पर हमारा एग्रीकल्चर जितना वसी है, अब किसानों से तवक्को करना कि वही फिर इन्वेस्ट करें, उनके साथ ये ज्यादती रही कि ना सीड को ठीक किया गया, इतने 20-30 साल ये गुजर गए और इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को सामने लाना और उन बिजनेस मॉडल्स को सामने लाना जिसमें प्राइवेट सेक्टर आराम से इन्वेस्ट कर सके और कुछ मुनाफा कमा ले, लेकिन किसान को फायदा हो जाए उसके लिए। तो ये आप देखिएगा कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोalition को ही 12 साल पहले कायम करने में 20 सबसे बड़े जो नामी गिरामी बिजनेस ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इसको शुरू किया। और इस बुनियाद पे कि हुकूमत से ही हम तवक्को रखेंगे कि वही सारे काम करें तो इस तरह गाड़ी नहीं चलनी आगे। इन 10-12 सालों में हमने ये क्रॉप इंश्योरेंस का नया मॉडल, फार्म मैकेनाइजेशन का सर्विस प्रोवाइडर मॉडल, वेयर हाउस फैसिलिटीज का निज़ाम, जिसके बुनियाद पे किसान अपनी जिन्स को रखवा दे वेयर हाउस में और फिर उसके बकदर लोन ले ले, उसको कोलैटरलाइज या सिक्योर करा के, मॉर्गेज करा के, वो निज़ाम खड़ा हो रहा है और वो हो गया है और वो बढ़ने जा रहा है। और इसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के क्लस्टर्स जो हैं उनमें कॉर्पोरेट सेक्टर को लाके उसमें इन्वेस्टमेंट करवाना, किसानों के लिए आसानी पैदा करना, ये काम बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स करते रहे। और ये चूंकि अपने स्केल पे करते रहे इसलिए शायद आपकी नज़रों में ना आया हो, लेकिन अब हुकूमत के साथ हम इसको जोड़ रहे हैं और काफ़ी तवज्जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी लीडरशिप यहाँ तशरीफ ला रही है। वो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की लीडरशिप भी यहाँ होगी। तो ये एक समझिए एक मोड़ है जिसपे हमें आगे चलना है, एग्रीकल्चर को एक नए रास्ते पे लेके जाना है।
ताकि किसानों की आसानी और उनकी सरमायाकारी उन चीज़ों में हो सके जिससे उनको आसानी हो। सही। और जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको ख़ास तौर पर उन क्रॉप्स के साथ कनेक्ट करना कितना इस वक्त की ज़रूरत है जो कि किसी हद तक पुरानी कैफियत में हमने गंदम की फसल को लेकर जो पिछले साल हालात देखे, या एक जो कॉटन की फसल है, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट जितनी है वो हम उतनी नहीं पैदावार कर पा रहे, हम इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं जिससे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी इस जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाने में मुआविन साबित हो सकती है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सके और फिर हम जो सरप्लस हो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। बिल्कुल सही सवाल है आपका। इस पे 3 एरियाज में जरूर रखिएगा तवज्जो अपनी। सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो सीड की टेक्नोलॉजी है, और आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि बहुत से क्योंकि काम नहीं हो सका हमारे मुल्क में, प्राइवेट सेक्टर और नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में सामने आई वो पूरी तरह मुतारिफ नहीं हो सकी। कई एरियाज में, कुछ में हुई, जैसे मकई में हाइब्रिड सीड आया वगैरह, और कमाल के रिजल्ट्स हमने देखे हैं। उसमें सीड के जो हमारी रेगुलेटरी निज़ाम है उसको अपग्रेड करना ये बड़ा ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर आसानी से और बगैर किसी खौफ व ख़तर वो इन्वेस्ट कर सके, ये एक चीज़ है जिस पे बहुत डिबेट होती रही है, और अब वक्त आ गया है कि वो फैसले किए जाएं और किसान तक बेहतरीन सीड लाया जाए। जितने भी बेनिफिट आप किसान को देना चाहते हैं 60% सीड के अंदर ही होता है आज की तारीख में। ये 21वीं सदी का जो सीड का निज़ाम है। उसके बाद आता है फार्म मशीनरी आती है जो इस वक्त किसानों के पास नहीं है हमारे, और जो जितना ज़्यादा खर्चा एक मशीन पे 1 करोड़ रुपए का अगर नया हार्वेस्टर आता है और वो 10 एकड़ रोज करता है, और वो ज़्यादातर हमारे फार्मर्स के पास है ही 12-13 एकड़, तो वो कोई बनता नहीं है उसमें लॉजिक के फार्मर खुद खरीद ले। इसलिए सर्विस प्रोवाइडर का आना ज़रूरी है, और इसमें जो बड़े प्लेयर्स अच्छी तरह से, ये इंडस्ट्रियल मशीनरी है एक तरह से, जो रोज़ उसकी सर्विस होनी होती है, प्रॉपर ऑपरेटर्स चाहिए। ये एक चीज़ है जो देखने की है, सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाए बड़े प्लेयर, और कुछ बड़े प्लेयर्स इसके अंदर आए हैं। और तीसरा मैं कहूँगा कि पोस्ट हार्वेस्ट हम सुनते रहे हमेशा कि लॉसेस होते हैं, वेयर हाउसिंग ठीक नहीं है, तो उसका एक निज़ाम जिसमें फार्मर्स को बैंक लोन अपनी क्रॉप के बकदर मिल जाए, और वो बाद में जब प्राइस ऊपर जाए तो उसको वापस करें और कुछ प्रॉफिट कमा लें। ये वेयर हाउस फैसिलिटीज निज़ाम अब बिल्कुल तैयार है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया है, और वो अब स्केल होने की तरफ जाने का इसका इरादा है। और काजिम ये 3 चीजें हैं। जिन बड़े प्लेयर्स का आप जिक्र कर रहे हैं उनके लिए हमेशा बड़ा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है, तो इतनी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री ये है कि बड़े प्लेयर्स आएँ और इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकें और फिर उसी हिसाब से प्रॉफिट भी वो जनरेट कर सकें। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रॉफिट के बगैर प्राइवेट सेक्टर से कहना कि आप बहुत बड़ी रकूम इसमें इन्वेस्ट करें, वो जाहिर है पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ जहन में रखिएगा, आपने कहा कि बहुत बड़ी रकूम है। आप जो सेक्टर्स हुकूमत ने आइडेंटिफाई किए हैं, माइनिंग, आईटी और एग्रीकल्चर, इसमें ये इस तरह से देखिए कि आईटी का तो ये है कि जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं वही उससे फायदा उठा सकते हैं मैक्सिमम। जो लोग रूरल एरियाज में, हमारे बहुत से ऐसे जो स्कूल ही नहीं गए, उनके लिए शायद आईटी हम फौरन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। माइनिंग में आप देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा एक प्रोजेक्ट पे होता है, और जाहिर है वो फिर ओवर द ईयर्स बिलियंस पर ईयर देता है हमें, तो और वक्त भी बहुत लगता है। एग्रीकल्चर में कोई प्रोजेक्ट ऐसा अकेला नहीं है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, तो अमाउंट्स ऑफ मनी आर नॉट दैट मच। और बहुत से कॉर्पोरेट प्लेयर्स पाकिस्तान के कहते हैं कि एग्रीकल्चर के जो ऐसे वेयर हाउसिंग में कई वेयर हाउसेस की आप कंपनी बना लें या फार्म मशीनरी कंपनी बना लें, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं फाइनेंस। कुछ इक्विटी हमारे प्लेयर्स की आए, कॉर्पोरेट प्लेयर्स की, और फिर कुछ बैंक लोन्स आए, तो ये हुकूमत अगर जरा सा इसके अंदर हेल्प कर दे तो ये आसानी से हो सकता है। तो मेरे ख्याल से पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर एग्रीकल्चर की तरफ देख रहा है, और दिस इज द गुड न्यूज़ कि एक ऐसा सेक्टर था जिसकी तरफ उतनी तवज्जो नहीं थी, और अब बहुत से प्लेयर्स इसमें देख रहे हैं, कुछ काम कर भी चुके हैं। और इसकी स्टेट ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिपोर्ट हमने लॉन्च की थी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ अभी रिसेंटली, जिसमें जो बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं उन्होंने एग्रीकल्चर में क्या इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो जरूर मुलाहिजा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया काजिम सईद साहब, CEO पार्टनर कोलिशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। उड़ान पाकिस्तान प्लान का ऐलान किया गया। 5 का एक फ्रेमवर्क हुकूमत सामने लेकर आई है, और उसमें सबसे जो मेजर कंपोनेंट है वो एक्सपोर्ट्स का है, जिसको डबल करना है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं और जो मौजूदा फैसले हैं हुकूमत के इस वक्त अगर उनको हम सामने रखें तो इंडस्ट्री की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। वो इंडस्ट्री जो कि जिसने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, वो इस वक्त अब महंगी बिजली के बाद महंगी गैस खरीदने पर भी मजबूर हो चुकी है, चूँकि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर फौरी तौर पर 5% और मरहलावार 20%
लेवी आयद करने का फैसला हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर किया जा चुका है और ये एप्लीकेबल भी हो गया है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। 5% लेवी अभी बढ़ा दी गई है। अब जुलाई 2025 में यानी 4-5 माह के बाद इसमें मजीद 5% का इजाफा होगा, 10% पर पहुंच जाएगी। फिर 6 माह के बाद यानी फरवरी 2026 में ये बढ़कर 15% हो जाएगी और फिर मजीद 6 माह गुजरेंगे यानी अगस्त 2026 में इसमें मजीद 5% का इजाफा हो जाएगा और ये 20% तक पहुंच जाएगी। यानी इंडस्ट्री जिस कीमत पर गैस खरीद रही है वो तो अलहदा है, ज़ाहिर है उसमें भी इजाफा वक्त के साथ साथ होता रहेगा। उसके साथ ये 20% इजाफी लेवी जब ये इंडस्ट्री बर्दाश्त करेगी तो किस तरह से एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकेगा और कैसे हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकेगी। बड़े इस वक्त के मुश्किल हालात दरपेश हैं। हुकूमत फैसले जिस तरह के ले रही है, क्या उनको सामने रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो एक्सपोर्ट्स का हमारा टारगेट है वो अगले 5 साल में हम हासिल कर सकेंगे, जब अगले 1.5 साल में गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा करने जा रहे हैं। बिजली की जो कीमत है वो भी कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है। इस वक्त 16-17 सेंट पर हमारी इंडस्ट्री को बिजली मिल रही है, जबकि रीजन के दूसरे ममालिक में हम देखते हैं तो वहाँ पर रेट्स कहीं 6 सेंट हैं, कहीं 8 सेंट हैं। इवन बांग्लादेश और वियतनाम जो ममालिक हैं वहाँ पर भी 8 और 9 और 10 सेंट पर इस वक्त बिजली दीगर ममालिक में मिल रही है। तो अब ये जो 9 सेंट वाला एक कमिटमेंट है हमारी हुकूमत का हमारे बिजनेस कम्युनिटी से, वो किस तरह से पूरा हो सकता है और अगर वहाँ तक आ भी जाएं तो फिर ये जो गैस का इशू है, कैप्टिव पावर प्लांट्स पर जो इस वक्त लेवी आयद की जा रही है, इसका हल क्या है, इसको क्या किया जा सकता है, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हमें $60 बिलियन से ज़ायद अपनी एक्सपोर्ट्स करनी है अगले 5 साल में और उसके लिए हमें इंडस्ट्री को भी फैसिलिटेट करना है, मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऐसे उनके बारे में ऐसे फैसले करने हैं कि उन्हें अपना कारोबार वसी करने का मौका मिल सके, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफे को मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन ये गैस पर जब मरहलावार 20% इजाफी लेवी आयद होगी तो इंडस्ट्री जो कि पहले ही बहुत मुश्किल का शिकार है तो मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। सलमान साहब जी बिल्कुल, आपने तमाम जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त सबसे बड़ा जो अगर प्रॉब्लम है तो वो एनर्जी का प्रॉब्लम है। और एनर्जी जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी एनर्जी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एनर्जी इम्पोर्टेड एनर्जी है, यानी कि इसको हमने डॉलर्स में खरीदना है और हमारे पास डॉलर्स है नहीं। तो इसको लेने के लिए जब हम जाते हैं तो यहाँ तो हमें कर्जे और लेने पड़ते हैं, और जिस तरह अब हम डिफर्ड पेमेंट्स के सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं वो एक किस्म का कर्जा है, वो कर्जे भी हम पे करने की पोजीशन में नहीं है। तो बेसिकली ये ख्वाब है कि हम $60 अरब की एक्सपोर्ट कर लेंगे ऐसी इकोनॉमी में जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन, जहाँ पे बिजली हो, जहाँ पे सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगे हों, जहाँ पे आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमी का कोई प्रोडक्टिविटी जो चाहिए इकोनॉमी को वो नहीं है, फिर इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस नहीं है। तो बहुत से इश्यूज हैं जिसको आप जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक आप एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते। हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है और बहुत ज़्यादा हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका ज़्यादा वक्त तो हुकूमती इदारों से डील करने में निकल जाता है, वो मार्केट्स में तो पहुँचते नहीं है। और अगर वो कोई कम्पीट करने के काबिल भी हो तो उसको पाकिस्तान की रेपुटेशन ऐसी है कि यहाँ पे ऑर्डर्स आपको मिलने मुश्किल होते हैं। तो एक बहुत मुश्किल एनवायरनमेंट है एक्सटर्नली भी, और इंटरनली तो हमारी गवर्नेंस तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। सही। तो आई थिंक ये कदा कलामी की माजरत, लेकिन ये इस मुश्किल हालात में भी हमारा प्राइवेट सेक्टर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। अभी जर्मनी में एग्जीबिशन हुई, वहाँ से $3-3.5 अरब के डॉलर्स के जो इस वक्त आप समझें कि ऑर्डर्स हैं वो कंफर्म ऑर्डर्स लेकर हमारे एक्सपोर्टर्स आए हैं। लेकिन अब जब वो इसको पूरा करने जाएंगे तो उन्हें फिर ये अगले 1.5 साल में आप देखें महंगी गैस खरीदनी है, बिजली वो पहले महंगी खरीद रहे हैं। वो तो अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अपने एंड से हुकूमत ने भी अपना पार्ट प्ले करना है। जी जाहिर है कि हुकूमत ने तो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करना है, लेकिन मैं एग्री नहीं करता कि कोई बहुत बड़े हमें ऑर्डर्स मिल गए हैं और हम अब उनको फुलफिल करेंगे और बड़ा अच्छा हो जाएगा। अभी मैं चाइना के कैंटन में फेयर में गया हुआ था, वहाँ पे दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स डिस्प्ले कर रहे थे अपनी चीज़ें, और उसमें मैं हैरान था कि तुर्की, ईरान, इंडिया, चाइना,
पूरी दुनिया के वहाँ पे एग्जिबिट्स थे, और पाकिस्तान भी एक आध एग्जिबिट था जो आपको ढूंढने से मिलता था। अच्छा। और वहाँ पे अभी तो तक उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला था, क्योंकि वो कह रहे थे कि जी हम महंगे हैं, बाकी दुनिया बहुत सस्ती है, हम महंगे हैं। जब तक हम ये अपने कॉस्ट ऑफ बिजनेस और कॉस्ट ऑफ इनपुट्स को ठीक नहीं करेंगे, एक मार्केट बेस्ड उनको इनपुट्स नहीं मिलेंगे, तो वो बहुत कम लोग हैं जो कि एक्सपोर्ट करने के काबिल होंगे। तो आई थिंक कि ये हमें पूरी अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी, अब आप देखें एनर्जी सेक्टर तो पूरा है ही हुकूमत का, और हुकूमत ने इसमें 2 गलतियां की हैं। बिजली का अगर मामला ले लें, गलत कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, चोरी जो है उसको हम रोक नहीं सकते, इनएफिशिएंसी को हम ठीक नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको वो स्टेटस को के लिए जाती है। और तो ये तो एक मतलब टोटल हमें रेवोल्यूशन चाहिए एनर्जी सेक्टर में, तो वो तो नजर नहीं आती। तो आई थिंक कि ये हमें बिल्कुल सीरियसली अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, गवर्नेंस की रिफॉर्म्स की जरूरत है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो हमने वजन डाले हुए हैं हर किस्म के उसको खत्म करने की जरूरत है। अपने लोगों के, हमारी यूथ बल जो हमारा एडवांटेज है उसकी ना हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, ना उस टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड बना रहे हैं, एजुकेशन वैसे नहीं हम दे रहे, यूनिवर्सिटीज में हमारे हालात खासे पतले हैं, और जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करने जाता है उसके पीछे IMF से लेके FBR से लेके पता नहीं कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज उसके पीछे बढ़ जाती हैं। तो इन हालात में आप कैसे कर सकते हैं एक 60-70 बिलियन की एक्सपोर्ट्स? तो सलमान साहब के जो हमारी मेजर एक्सपोर्ट पहले जो सेक्टर्स हुआ करते थे, टेक्सटाइल या जो दीगर सेक्टर उसमें अपना मेजर पार्ट प्ले करते थे, ऐसा लग रहा है कि उन सेक्टर्स को थोड़ा नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्यूचर को लेकर हुकूमत रिलाय कर रही है IT सेक्टर पर या माइंस एंड मिनरल्स को। 1-2 सेक्टर्स को एक गेम चेंजर के तौर पर लिया जा रहा है, वहाँ भी कोई गेम तो नहीं चेंज होने जा रहा फौरी तौर पर, और उससे हमारे जो पुराने सेक्टर्स थे जिनका एक बड़ा मेजर रोल था हमारी एक्सपोर्ट्स में, वो भी फिर किसी हद तक नज़रअंदाज हो रहे हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसमें आबादी जो 250 मिलियन के करीब आबादी है, और 70% जो है 25 साल से कम उम्र के, तो नौजवान है। हमें मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं। ठीक है, IT बड़ी अच्छी चीज है, बट हमें ये पता है कि IT में इतने जॉब्स नहीं निकलते जितने मैन्युफैक्चरिंग में निकलते हैं। और बहरहाल IT में जितनी हम तरक्की कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए भी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंटरनेट यहाँ कभी आता है कभी नहीं आता, हर वक्त डिसरप्शंस हो रही होती हैं। तो आई थिंक हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए जब तक हम अपने मुल्क में प्रॉपर रिफॉर्म्स नहीं करते। रिफॉर्म्स क्या है? हमने हुकूमत को छोटा करना है, डीरेगुलेट करना है इकोनॉमी को। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी हैरेसमेंट बंद करनी पड़ेगी, उनको काम करने की का मौका देना पड़ेगा। यहाँ पे क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे। आई मीन हर चीज में तो हम जो चीज होती है उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आप टैक्स दें, और वो टैक्स के चक्रों में पड़ते हैं तो मार्केट्स उनके हाथ से। अच्छा सलमान साहब, कुछ अभी चूंकि हुकूमत को आपने साइज को छोटा करने की बात की, तो राइट साइजिंग के कुछ इकदाम उठाए भी गए। अभी हम प्रोग्राम में आगे चलकर दीगर मेहमानों से उस पर बात भी करेंगे। तो ये जो इस वक्त राइट साइजिंग की एक पॉलिसी हुकूमत ने अपनाई है, कुछ वजारतों को ख़त्म किया, कुछ को आपस में जम किया है, कुछ डिपार्टमेंट्स को आपस में जम करने की या ख़त्म करने की अभी एक कोशिश की है, तो ये एक राइट ट्रैक की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हुकूमत जब इस तरह के इकदाम उठाती है तो उस पर भी फिर तनकीद होती है एक मुख्तलिफ हलकों की तरफ से। देखिए, तनकीद से तो डरना नहीं चाहिए, जो चीज सही है उसको करना चाहिए। अगर राइट साइजिंग आप कर रहे हैं तो आप एग्जाम्पल आपके सामने है। अब अमेरिका क्या कर रहा है, वहां पे भी वो उन्होंने $2.5-3 ट्रिलियन काटने जा रहे हैं अपने बजट से। इससे अलावा आप देखें अर्जेंटीना में जो प्रेसिडेंट मिलाई है उसने तकरीबन 40-50 मिनिस्ट्रीज खत्म कर दी और उसने कहा कि इनकी जरूरत नहीं है, और वो अपने टैक्स कट भी कर रहा है और हुकूमत का साइज भी छोटा कर रहा है, और विदिन 6 मंथ में बेशुमार ऐसी चीजें कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो
6 दिनों में वहाँ पे मुसीबत डाली हुई है कि ये खर्चे खत्म करें, फजूल खर्चे ब्यूरोक्रेसी कर रही है जी। तो उस किस्म का तो हमें नजर नहीं आता। अगर इस साल बजट जब आएगा तो हम देखेंगे कि उसमें कितनी कटौती करते हैं, कितनी ब्यूरोक्रेसी खत्म करते हैं, कितनी डीरेगुलेशन होती है, कितनी प्राइवेटाइजेशन होती है। तो ये चीजें करेंगे तो फिर आपकी इकॉनमी सही सिमत में जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब। साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए और इदारों की परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने के लिए राइट साइजिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। जून 2024 में वज़ीर आज़म ने एक्सपेंसेस में कमी के लिए कमेटी तश्कील दी थी, जिसकी क़यादत वज़ीर ख़जाना को दी गई थी। कमेटी को 43 वजारतों और मातहत इदारों के अखराजात का जायज़ा लेने का इख्तियार दिया गया था। इन वजारतों पर वफाकी हुकूमत का 900 अरब रुपए से ज़ायद खर्चा आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत और इससे मुंसलिक डिपार्टमेंट्स और एटोनमस बॉडीज़ की टोटल मंजूर शुदा तादाद 12,39,000 से जायद है। माली साल 2022-23 तक मुलाजमीन की तादाद 9,47,610 थी। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की तादाद 7,11,000 के मुकाबले में 5,90,000 से जायद है। इसी तरह 1,20,000 से जायद असामियाँ इस वक्त खाली हैं। ऑटोनमस बॉडीज़ में 5,28,081 मंजूर शुदा पोजीशंस के मुकाबले में 3,57,000 से जायद मुलाजमीन काम कर रहे हैं। अब इससे मजमूई तौर पर जो हमारा एक ख़जाना है उस पर कितना बोझ कम हो सकेगा और राइट साइजिंग के इस अमल को मज़ीद कितना एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, इस पर चौधरी अकमल साहब माहिर माशियात ने हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून है, इकॉनमी के मामलों पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, खासतौर पर टैक्सेशन के मामले पर और इस राइट साइजिंग के इशू को लेकर। तो हाफिज़ साहब पहले इस पर आप ही कमेंट कर दीजिएगा कि अब ये जो राइट साइजिंग का अमल हुकूमत ने शुरू किया था और उसकी प्लानिंग बड़े बेहतर अंदाज से हुई थी, कमेटी बनी थी और अब एक बड़ा कदम अब ये उठाने ये जा रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ को भी कम कर रहे हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज़ को आपस में जम किया जा रहा है। तो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को, कितनी इससे बेहतरी आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। दुनिया भर के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप राइट साइजिंग या डाउन साइजिंग जो है, जो आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या उनके नीचे जो SOEs काम कर रही होती हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है, उसकी आप एवेल्युएशन करते रहते हैं। अब ये है कि दुनिया के अंदर कई मॉडल्स भी मौजूद हैं, चाहे आपके डेवलप कंट्रीज हैं, सिंगापुर मॉडल है, न्यूजीलैंड मॉडल है, स्वीडन मॉडल है, यूके का अपना एक मॉडल है, फ्रांस का एक मॉडल है, और उसके बाद अगर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर चले जाएं तो इंडिया का एक मॉडल आपके सामने आता है, ब्राजील का मॉडल एक सामने आता है और इस तरह दूसरे ममालिक जो है उनके आते हैं। अब बुनियादी तौर पे ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट एक्सपेंशन है वो फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पे वक्त के साथ साथ बहुत बढ़ती गई, और उस बढ़ने के अंदर जो बुनियादी सेंट्रिक पॉइंट था वो था कि हमने लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है। हालांकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को आप एक जगह इकट्ठा करके चला सकते थे, लेकिन अब अगर इसको आप उस तरफ तरीके चले जाए तो दुनिया भर के अंदर जो डाउन साइजिंग आती है वो 3 पैरामीटर्स के अंदर आती है। एक उसके अंदर ये आती है कि आपका एक ग्रेजुअल प्लान होता है, दूसरा होता यह है कि आपका उसका रेसिप्रोकल प्लान क्या है, और रेसिप्रोकल के साथ साथ ये है कि आप फिर वो स्टेप्स लेते हैं, चाहे डिजिटाइजेशन वाला स्टेप ले लें, चाहे आप वर्क एफिशिएंसी वाला ले लें, लेकिन उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी जो सर्विस डिलीवरी है वो किसी तरह इफेक्ट ना हो इस डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग की बुनियाद के ऊपर। अब दुनिया ने इन्हीं मॉडल्स को फॉलो किया है कि ग्रेजुअल किया है, डिजिटाइजेशन पे गए हैं, वर्क स्किल फोर्स पे गए हैं, और साथ साथ जिनको ले ऑफ किया है, यानी कि या बाज़ दफ़ा होता यह है कि आप जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी जगह नए लोग नहीं लेके आते, या अच्छे इंसेंटिव्स देते हैं या प्रोटेक्शन देते हैं, बट वो जो डिपार्टमेंट की वर्किंग होती है, जिस मकसद के लिए आपने उस डिपार्टमेंट को बनाया होता है, जब आप उसे मर्ज भी कर रहे होते हैं तो उसकी एफिशिएंसी या उसका जो पब्लिक सर्विस मैटर है वो किसी तरह आगे जाया नहीं होता। मसलन बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिनको एफिशिएंट किया जा सकता था, लेकिन आपने उसको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा, या उसके अंदर जो है आपने एड हॉक जो है वो गवर्नमेंट के लोग लगाए रखे, उन्होंने पर्क्स प्रिविलेजेस तो लिए लेकिन उन डिपार्टमेंट्स ने डिलीवर नहीं किया, और अल्टीमेटली आप क्लोज डाउन की तरफ चले गए हैं, जो एक किसी स्टेट का या गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का काम है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को उन सेंट्रिक पॉइंट्स पे जाना और दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनकी तरफ मैंने इशारा किया है उसको फॉलो करना चाहिए। चलें हाफिज साहब, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूं। अभी जो रेसिप्रोकल प्लान या अल्टरनेट प्लान की भी ज़रूरत है इस वक्त चौधरी अकमल साहब, और ये 900 अरब से ज़ायद का जो खर्चा इन 43 मिनिस्ट्रीज़ पर आ रहा है, ये इस अमल के ज़रिए कितना हुकूमत खर्चा कम करने में या बचाने में कामयाब हो जाएगी? चूँकि बड़ा इस वक्त क्रूशल
टाइम है हमारी इकोनॉमी को लेकर, आहिस्ता आहिस्ता हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पेस हमारा गो के स्लो ज़रूर है, इससे कितनी मदद मिल सकेगी अपने आप को इकोनॉमिकली हमें बूस्ट देने में और स्टेबल करने में? इसमें कोई शक नहीं है कि फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो, दोनों एंड पे हुकूमत की अब तक की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। खास तौर पर प्राइमरी सरप्लस जो IMF की डिमांड थी कि 2% से ऊपर होना चाहिए, तो उससे ऊपर दिया। इसी तरीके से अगर पॉलिसी रेट की बात की जाए तो उसके ऊपर भी एक मोहतात तरीके से अमल करते हुए स्टेट बैंक ने तकरीबन 1% रेट कम किया, हालांकि बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड इससे ज्यादा थी। अच्छा, जहाँ डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग की बात आती है तो डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि राइट साइजिंग में इस चीज को कंसीडर किया जाता है कि और मिनिस्ट्री और हुकूमत को भी जो है ना वो इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। हाफिज साहब, ये जिस रेसिप्रोकल प्लान की आप बात कर रहे थे और ये डाउन साइजिंग का अमल अगर थोड़ा तेजी से चलता है तो जो हमारा एक रूटीन वर्क होता है, रूटीन सर्विसेज होती हैं, वो तो नहीं फिर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी? जब बहुत सारे इदारों को आप जम करेंगे तो वहाँ पर पहले से हाउस इन ऑर्डर है, वहाँ पॉलिसी आपने या सारी चीज़ें पहले से चेक कर ली हैं, वहाँ भी फिर कुछ मजीद इशूज सामने आ सकते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट का वो रेसिप्रोकल प्लान है, क्योंकि अभी जो है वो गवर्नमेंट का प्लान जो लग रहा है वो चीज़ों को श्रिंक करने का या मर्ज करने का है। क्योंकि हमारा वो सारा एक फोकस उस चीज़ के अंदर होता है कि हमने हमारा जो बजट है उसके अंदर हमने किस तरह चीज़ों को जो कम करके लेके आना है ताकि जो स्टेट एक्सचेकर है उससे बढ़े। लेकिन अरबाब, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि आपको साइमल्टेनियसली ये एक सोल्यूशन नहीं है, आपको उसके अंदर ये है कि अगर आपका 60% आपका सारा जो टैक्स कलेक्शन है वो अगर प्रोविंसेस के अंदर चली जाती है और प्रोविंसेस के अंदर उसी तरह के आपको लूप होल्स नजर आते हैं कि मल्टीपल टीयर्स है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, और उसके अंदर ये है कि आपकी वर्क फोर्स भी स्किल्स नहीं है, सर्विस डिलीवरी भी आपकी है नहीं है, तो इन सारे करने का जो अल्टीमेट फायदा है मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल के अंदर जाएगा जितनी देर तक आपकी एक कोहेरेंस किस्म की स्ट्रैटेजी पूरे पाकिस्तान के अंदर ना हो। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जब आप वर्क, और ये बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये इन मिनिस्ट्रीज के अंदर आए हैं जो टेक्निकल साइड्स की हैं। अब टेक्निकल साइड्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के बाज़ दफा सपोर्ट कर रही होती है उस मिनिस्ट्री को, लेकिन क्योंकि हमने इस वक्त सिर्फ इन्हिसार जो है वो किया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के जो सेक्रेटरीज हैं उनके ऊपर, मैं ये समझता हूं कि इन चीजों का एक सोल्यूशन ये भी है इनके वे फॉरवर्ड या रेसिप्रोकल के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड करें, क्योंकि पैसा तो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा होता है ना, चाहे इनकम टैक्स का आ रहा है, सेल्स टैक्स का आ रहा है, कस्टम्स का आ रहा है, या आपका फेडरल एक्साइज का आ रहा है, या डिफरेंट ड्यूटीज की मद में आ रहा है। अगर उसकी इन जगहों के ऊपर आपको बड़े बड़े होल्स नजर आएंगे, एक है चौधरी साहब अपना नुक्ता भी मुकम्मल कर लीजिएगा, और फिर ये जो राइट साइजिंग या डाउन साइजिंग का जो मेरिट होगा ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम हर हुकूमत के दौर में देखते हैं कि वो सियासी भर्तियाँ की जाती हैं, अपने लोगों को ज़्यादा इस तरह की सरकारी इदारों में भर्ती किया जाता है, तो अब ये मेरिट किस हद तक इस वक्त मैटर करता है कि अगर आप डाउन साइजिंग के नाम पर अगर आप लोगों को कम कर रहे हैं तो फिर आप जो प्रीवियस लोग हैं उनको कम करते हैं या अपने लगाए हुए लोगों को आप फिर आगे पीछे करते हैं? देखिए, राइट साइजिंग का जैसे कि मैंने आपको बताया उसका ताल्लुक ही क्वालिटी के साथ है कि आपने जो है ना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और अपनी क्वांटिटी को जो एम्प्लॉयज की है आपकी उसको आपने कम करना। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली जो स्कीम्स दी जाती हैं उसमें जो है ना वो ज्यादातर जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, जो अहल लोग होते हैं, वो जैसे गोल्डन हैंड शेक है और दीगर इस तरह की जो ऑफर्स होती हैं तो उसका फायदा वो लोग उठाते हैं जो कॉम्पिटेंट होते हैं, और जो नाअहल लोग होते हैं वो बदस्तूर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ चिमटे बैठे रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको किसी दूसरी जगह से तो ऐसी नौकरी की ऑफर होनी नहीं है। तो एज ए रिजल्ट होता ये है कि परफॉर्मेंस जो है वो मुतासिर हो जाती है। तो इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी तरफ मैं बताऊं कि अगर राइट साइजिंग इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं पहले बता रहा था कि हमारा टोटल जो इस वक्त पेंशन का एक्सपेंस है वो 1000 अरब रुपए का है और 800 अरब रुपए तकरीबन रनिंग सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंस है। जो बजटेड की बात कर रहा हूँ उस 1800 अरब रुपया जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ इस सिविल गवर्नमेंट को चलाने में यूज कर रहे हैं, जिसमें स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं, उसके बाद एनजीओज हैं, सिविल और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो इन सब को एक जगह एक मर्तबा सोच के और इसके ऊपर अच्छी पॉलिसी बनाकर इसकी क्वांटिटी को हमें जो है ना वो कम करना चाहिए। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, अहमद साहब मौजूद थे, दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।